दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ 2-3 अलग-अलग खबरों पर बात करने वाले हैं। खबर जो है हम सबसे जुड़ी हुई है ना? एक तो आप जानते हैं कि हम ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर लगातार कुछ लंबे अरसे से सवाल उठा रहे हैं। हमको ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश में भी बहुत सारे लोग जो प्रबुद्ध भी हैं या तो आम आदमी भी हैं, वो सब भी अब इस बारे में बात करना शुरू किए हैं और बड़े जोर-शोर से इस बात को कर रहे हैं। इसकी विश्वसनीयता के खिलाफ सवालों का जो घेरा बन रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। उस पर भी बात करेंगे। देश की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसका क्या हाल बना के रखा गया है, उस पर एक बात जो है बड़ी अच्छी तरह से की गई है। वो भी मैं आपको इस कार्यक्रम में आप तक पहुँचाऊँगा। और आम आदमी की औकात के बारे में एक बड़े डीएम साहब ने कुछ कह दिया था, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं ईवीएम से। ये बात लगातार अब बुलंद होती जा रही है कि भाई ईवीएम जो है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, वो सही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे पारदर्शिता नहीं है। हम जिसको वोट दे रहे हैं, क्या वो उसी को जा रहा है, इसका कोई ठिकाना, इसका कोई पैमाना हमारे लिए सुनिश्चित नहीं है। हमको नहीं पता, हम वोटर हैं, हम नहीं जानते। हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारा जो वोट है, वो हम जिसको देना चाहते हैं, उसी को गया है क्या? तो इसीलिए या तो वो जो वीवीपैट से वो जो एक चीट निकलती है, या तो उसको बक्से में डाला जाए या फिर इसको हटा दिया जाए, बैलेट पेपर ला दिया जाए। और क्यों शंकाएँ हो रही है, इसको लेकर एक बहुत अच्छे एक एडवोकेट साहब है भानु प्रताप जी, और बाकी और भी वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं, वो भी एक मुहिम में लगे हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी से हम लगातार बातचीत करते हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर विशेष रूप से जो 15,000 कंप्लेंट मिली हैं, जो एप्लीकेशन मिली हैं, फरियादें मिली हैं मध्य प्रदेश में हुए चुनाव को लेकर, उसको लेकर वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट को निर्देशित किया। अब तक शायद वहां पे सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। उसी चीज को जो है वो ये भानु प्रताप साहब ने भी उठाया है और बड़ा एक अच्छा सवाल उठाया। तो मैंने कहा पहले आपको वो सुना दें, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आपसे। ये सुनिए, गौर से सुनिए। लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। अगर इस सब के बावजूद विपक्ष सड़क पर नहीं आता तो गुनहगार विपक्ष भी होगा, पॉलिटिशियन पार्टी भी होंगी। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग, जैसे हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जैसे हमारे बड़े भाई महमूद पराचा जी आंदोलन कर रहे हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी के जो 6,500 लोग हैं, ब्रिलियंट लोग, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से लेकर नीचे तक सारे, उन सब ने जो लिख के दिया, मतलब देश की जनता, सिविल सोसाइटी के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, सब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार इतने साल से कह रहे थे, किसी को समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव हुआ और ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करके जो 3 राज्यों को जीत लिया गया, जिसके विषय में 15,000 कंप्लेंट, मध्य प्रदेश के विषय में 15,000 कंप्लेंट 17 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, उसके बाद 3 तारीख को ही सीजेआई साहब के सामने कंप्लेंट कर दी गई। जो नरेंद्र मिश्रा जी हैं उनके माध्यम से, और पिटीशन पड़ी हुई है, कुछ सुनवाई होगी, बाकी होने, मतलब इतना सारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव कराने को बात कर रही है। और सबसे बड़ी जो आगे बात यह है कि आपने मोदी जी का सुना था, जब इस चुनाव के बाद में अपने गए हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे मोदी जी मत कहो, मोदी कहो। और दूसरी बात जो कहते हैं अपने साथियों से कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है।
इसलिए दावा कर रहे हैं। ये बड़ी गौर करने लायक बात है, मैं आपको बता रहा हूं। और देश का लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा अगर इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो। आप यकीन मान के रखिए, आप यकीन मान के चलिए, मैं कहता हूं फिर कोई सिर्फ कहने के लिए रहेगा, लिखा रहेगा संविधान में कि ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए होगा। अगर ये नहीं हटा या चुनाव में पारदर्शिता नहीं आई तो हाल तो यही होना है। और बड़ा वाजिब सवाल जो मैं भी उठा रहा हूं, ये भी उठा रहे हैं कि क्यों राजनीतिक पार्टियां जो है इस पर क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हुई है ना। कांग्रेस में कुछ लोग बोलने लगे हैं, अखिलेश कुछ बोले, मायावती ने कुछ कहा, पर वो एक संगठित एक जो मुहिम होनी चाहिए देश के विपक्ष के द्वारा, वो क्यों नहीं हो रही है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो बड़ा चुभ रहा है। मैं आपको बता दूं, क्या हमाम में सब नंगे हैं? क्या इन लोगों ने पहले इसका इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए बोलने से डर रहे हैं? ये सवाल हो रहा है मन में कि कहीं ये लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए ये जो एक बड़ा झूठ का पुलिंदा है उसका पर्दाफाश करने से अपने आप को बचा रहे हैं। ये सवाल होता है, ये सवाल सबको सोचना चाहिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्थिति बना के रखी है शिक्षा के क्षेत्र की बात करें अगर हम लोग, तो एक दुख जो ये जो विद्वान महिला है उन्होंने जो प्रकट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुझे इनका नाम नहीं पता है तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बात उनकी मुझे जो है बड़ी एकदम जिसे कहते हैं छू गई मन को। मैंने कहा ये आप तक भी पहुंचानी चाहिए। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, पर ये सुनना बहुत जरूरी है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। गए 80% ऐसे टीचर्स निकाले गए। हंसराज कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज माना जाता है वो पूरी तरह से अब गिर गया है उसकी गुणवत्ता। और आईपी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ये हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का निकाल दिया गया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए, हिस्ट्री में आधे निकाल दिए गए। रामजस कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता था वहां पे 80 से 90% लोग निकाल दिए गए। फिजिक्स में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए। मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ाना चाहते, ना पेपर सेट करना चाहते, ना इन्विजिलेशन करना चाहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रातों रात आपने बर्बाद कर दिया, खंडर कर दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि कौन पढ़ाएगा को लेके। क्या पढ़ाएगा माया ने थोड़ा बताया, वो क्या मैं जोड़ दूं क्या पढ़ाएगा मैं, इन्होंने ऑनलाइन मॉडल को ही आगे रखा है। आगे से जो बच्चे हैं वो 70% कोर्स का ऑनलाइन पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पढ़ेंगे। हम सब ने देखा कि 2 साल जब कोविड यहाँ पे रहा कितनी बर्बादी हुई। ज्यादातर बच्चों के पास हिंदुस्तान में ना लैपटॉप होता है, ना इंटरनेट कनेक्शन होता है, ना स्मार्टफोन होता है, ना घर में कोई माहौल होता है जहां पे पढ़ पाए वो घर में बैठ के, खास तौर से महिला हमारी जो छात्र हैं। लेकिन उसी चीज को अब इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, किसका फायदा कराने के लिए? ये एक बिजनेस है, चाहे वो बायजूस हो या अडानी का ऑनलाइन मॉडल हो, उनका पैसा उनको मुनाफा कमाना है और हमारे स्टूडेंट्स की गुणवत्ता खत्म करनी है। कोई टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाई ढंग की उस 2 साल की पीरियड में। उसी चीज को अब जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपको टीचर की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि टीचर को हर जगह से बाहर कर दिया जाए, कोई डिसीजन मेकिंग में ना रखा जाए, चाहे सिलेबस बनाने का बात हो, चाहे एग्जाम स्कीम कैसी होनी चाहिए उसकी बात हो, चाहे अब तो पढ़ाने से भी अलग करना चाहते हैं हमें। तो पढ़ाने से अलग जब टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ाएगा या ऑनलाइन पढ़ लेगा, तो क्या गुणवत्ता रह जाएगी हमारे देश की? ये देशद्रोही काम नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम नेशनलिस्ट नहीं मानते, इसको हम पेट्रियोटिक नहीं मानते। ये सबसे बड़ा हमारे देश के साथ विश्वासघात हो। सबसे बड़ा विश्वासघात देश के साथ हो रहा है, ये प्रोफेसर साहिबा कह रही है, ये हमको बता रही है। वो एक था ना, पहले कहा जाता कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर इस देश में नवाब तो कुछ चंद लोगों को ही बनना है, बाकी तो हमारी औकात क्या है। तो हमको हमारी औकात तक सीमित रखने का पूरा बंदोबस्त, पूरा आयोजन जो है वो शायद किया गया है। इसलिए एमपी के जो शाहजहांपुर के कलेक्टर साहब थे, अब तो नहीं है वहां पे, वो
लेकिन उन्होंने जब वो ये 2 दिन पहले ट्रक ड्राइवर का सब एजिटेशन चल रहा था, तो उन्होंने सब अपने इलाकों के ट्रक ड्राइवर को बुलाया। उसमें एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ कह दिया। ट्रक ड्राइवर भी तो आम आदमी है, हम भी आम आदमी, आप भी आम आदमी, वो भी आम आदमी है। तो आम आदमी को किस तरह से पेश आना चाहिए पढ़े लिखे नवाब के सामने, इस बात को कैसे बताया, दृश्य भी देखिए पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप देख सकते हैं। ये अपनी बात जो है रखने के लिए गए थे। ये आप जो देख रहे हैं, ये ड्राइवर है। उसको बोल दिया गया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन कि तुम जो है हमारे सामने ऊंची आवाज में बोल सकते हो। ये नवाब साहब हैं, ये अपने आप को नवाब समझते हैं, इसलिए ये भूल गए हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है। ये जो पब्लिक देख रहे हैं, जिसको आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, इन्हीं की सेवा करने के लिए आपको वहां पे बिठाया गया है। आप नौकर हैं, वो मालिक हैं, लेकिन क्योंकि उनको भी जो है अब ये एक नशा है कि वो भी नवाब साहब हैं, तो कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, सुनिए। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा। तुम सुनिए, हाँ, और ऐसी बात हम तुम पे कर रहे हैं। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम, मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है, भाई बोलोगे नहीं है क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेवलप तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। क्या औकात है तुम्हारी, बात भी सच है, हमारी औकात कुछ रह नहीं गई अभी। ये बात और है कि ये जो कलेक्टर साहब हैं शाहजहांपुर के, मध्य प्रदेश के, उनका इस किस्से के बाद ये जब वायरल हुआ है तो उसके बाद उनका तबादला हुआ है। लेकिन सिर्फ तबादला ही हुआ है ना, वो तो बने रहेंगे तो नवाब साहब ही, यहां नहीं तो वहां जाएंगे, वहां जाएंगे तो फिर वही यही ठाठ और यही दौर दमाम से, यही रौब से बात करेंगे। जिसके वो नौकर हैं, उसके मालिक बन के उनसे इसी लहजे में बात करेंगे, क्योंकि वो पढ़े हैं लिखे हैं, इसलिए बने नवाब हैं। और हम लोग जो हैं वो तो आम लोग हैं, हमारी क्या औकात है? सोचिए आपकी क्या औकात है। मैं तो अपनी औकात के बारे में सोच रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी तो शायद कुछ उतनी ज्यादा बची नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बहुत बड़ी है, अभी भी बची हुई है, तो आप हमको लिख के बताइएगा। अगर लगता है कि नहीं, आप भी शायद उसी जो अब हमारा जो ट्रक वाला भाई था, उसी श्रेणी में हम लोग आ चुके हैं, आपको भी लगता है तो वो भी बताइएगा। जो भी लगता हो आपको, वो आप इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद, चाहे शिक्षा के स्तर की बात हो, ऑनलाइन मॉडल की बात हो, ईवीएम में राजनीतिक पार्टियां जो हैं क्यों खुलकर नहीं बोल रही है, और किस दम पर मोदी साहब ये अपने कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं कि सभी सीट जीतेंगे, उस पर भी सोचिएगा। और औकात के बारे में तो बिल्कुल सोचिएगा, है ना। जो सोचे हमको लिख के ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपको ये हमेशा कहता हूं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना। और फिर जो अंत में कहता हूं, आज भी कहूंगा कि बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये जो बात हम कर रहे हैं आपसे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।